पंकज जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ही है, क्या राहुल गांधी ने सावरकर का मुद्दा उठाकर गलती की? देखिए, राहुल गांधी अगर सावरकर का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो भारत जोड़ो यात्रा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दरअसल ये देश, जब हम कहते हैं कि ये देश टूट रहा है, जोड़ने की जरूरत तभी है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एक नफरत का दरिया कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक के बीच लगातार बहाया जा रहा है, और वो अपने आप नहीं बह रहा है, बल्कि इस देश की एक विचारधारा है जो इस समय सत्ता में है, वो उस काम को बहुत सुचिंतित और बड़े संगठित तरीके से कर रही है, जिसमें हमारी आजादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, या जो हमारी संवैधानिक मान्यताएं हैं, या भारत की जो अवधारणा है, एक आधुनिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की जो अवधारणा है, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लंबे संघर्ष के बीच विकसित हुई, उसको नष्ट करना चाहती है। और उसके जो सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं, वो दरअसल सावरकर हैं। तो जो ये लोग ये काम कर रहे हैं, उनके प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत अगर सावरकर हैं, और वो राष्ट्रवाद पे, देशभक्ति पर, और देश के लिए क्या क्या कुर्बानी करने का दावा कर रहे हैं, तो फिर ये बताना जरूरी हो जाता है कि दरअसल जब सचमुच इस देश को उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में कुर्बानी देने की जरूरत थी, तो सावरकर कहीं नहीं थे। 1909 के बाद जब वो गए वहां पर अंडमान में, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 2-3 महीने के अंदर ही माफीनामे लिखने शुरू किए, और एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 माफीनामे लिखे, और इस बात को आश्वस्त किया। हम तो उस सावरकर को मानते हैं जो 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए एक ऐसी किताब लिखता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को, भारत का भविष्य बताता है। वो महान सावरकर था। और लोग इवॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पीछे गए। वो उन्होंने अपने उन सारे किए धरे पर पानी खुद फेरा। उन्होंने कहा हमसे गलती हुई, उन माफीनामों में कहा कि हमसे गलती हुई, और अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम इस देश के नौजवानों को एक तरह से एक संदेश देंगे कि जो गलती हमने की वो आप ना करें, और हम आपके बहुत वफादार रहेंगे। और उन्होंने किया। अंग्रेजों की चाहत थी कि जो हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की है, जो 1857 के बाद जिससे वो घबरा गए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाश हो गया था, उसके सत्ता का नाश हो गया था, और ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत को अपने अधीन कर लिया था, उससे घबराए हुए थे वो, और वही काम किया। सावरकर ने क्या किया निकलने के? जो लोग कहते हैं कि स्ट्रैटेजी थी उनकी माफी मांगकर बाहर आने की, उसके बाद किया क्या? हिंदू और मुसलमानों के बीच रात दिन विभाजन, वो दो राष्ट्र हैं, एक साथ नहीं रह सकते, और जो भी राष्ट्रीय आंदोलन की कोशिशें थी उसके खिलाफ। यहां तक कि जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी लेकर भारत की ओर बढ़ रहे थे, तो माननीय सावरकर जी और उनके प्रेरणा से बने तमाम संगठनों ने ब्रिटिश फौज में भर्ती कराने के लिए आह्वान किया, कैंप्स लगवाए। ये सच्चाई है। मुस्लिम लीग जिसने इस देश के विभाजन का प्रस्ताव पाकिस्तान का 1940 में पास कर दिया था, 1942 में ये लोग सरकारें चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ, न सिर्फ बंगाल में बल्कि उधर सिंध में भी। और पूरी उनकी राइटिंग, अगर आप जिन्ना और सावरकर के विचार और राइटिंग्स देखें तो आपको स्पष्ट हो जाता है। यही नहीं, मैं इस बात और जोर देकर कहना चाहता हूं, ये लोग भारत विभाजन का बार बार भारत कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि सरदार पटेल तक ने कहा था कि अगर उसमें विभाजन नहीं होता तो भारत के सैकड़ों टुकड़े होते, और वो सैकड़ों टुकड़े दरअसल इन लोगों के आदर्श थे। जब त्रावणकोर ने आजाद मैसूर की, वहां के जब त्रावणकोर रियासत ने आजादी की घोषणा की, तो किसने समर्थन किया? इन्हीं सावरकर ने वहां के रामास्वामी आयंगर को पत्र लिखकर बधाई दी। ये ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का जो पूरा मसला है, भारत कांग्रेस के पूरे आंदोलन का ये परिणाम था कि न सिर्फ ब्रिटिश इंडिया बल्कि प्रिंसली स्टेट्स में भी इतना जबरदस्त आंदोलन हुआ कि वहां के रियासतदारों को भारत में विलय होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो जनता का दबाव था, और ये चाहते थे कि तमाम छोटी छोटी रियासतें अलग हो जाएं, वो आजाद रहें। ये इनकी पूरी घोषित लाइन थी। उस समय जब सचमुच वंदे मातरम, आज ये वंदे मातरम की बात करते हैं, उस समय सचमुच जब वंदे मातरम लगाने पर कोड़े पड़ते थे, तो आप बताइए कभी ये लोग न सही तिरंगा भगवा लेकर भी सड़क पर निकले क्या वंदे मातरम कहते हुए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? एक प्रस्ताव जो इनके बड़े बड़े आइकन हैं, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सब का आजादी के आंदोलन में आप योगदान देख लीजिए। तो जो भारत की अवधारणा है, ये शुरू से स्वीकार नहीं थी। और आज जब
दुर्योग से उनके हाथ में सत्ता है, तो वो संगठित प्रयास कर रहे हैं भारत को तोड़ने का, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। तो इस देश को बर्बाद कर ही दिया है उन्होंने, तमाम संस्थाओं को नाश कर दिया। तो जाहिर है राहुल गांधी ने उस नाभि पर हमला किया है, जहां दरअसल विचारों का वो जहर पैदा है, बरकरार है, जिसने इस देश को तोड़ा है। पंकज, एक सवाल यहाँ पे और भी है कि आप तो उन्हीं शिवसेना के साथ आपका गठबंधन है जो सावरकर को अपना आराध्य मानती है, और तो फिर ये आपकी मजबूरी क्या है अगर आप उस विचारधारा से लड़ रहे हैं? देखिए हमारी मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अगर आप उस विचारधारा से लड़ रहे हैं, जो लोग सावरकरवादी उनसे लड़ रहे हैं, तो फिर आपकी क्या मजबूरी कि आप उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं? आप क्यों शिवसेना के साथ खड़े हुए हैं, उसी विचारधारा के साथ खड़े हुए जो जिस पर आप ये आरोप लगाते हैं कि दरअसल वो देश को तोड़ रहे हैं? देखिए, शिवसेना इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। वो सावरकर को मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो इस आधार पर उन्होंने देश की एक सबसे बड़ी पार्टी के साथ एक राज्य में गठबंधन किया है, और ना उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ी, ना हमने अपनी विचारधारा छोड़ी है। आपको तो यह भी देखना चाहिए कि आपके जो तर्क हैं, अगर उसी आधार पर मैं बात करूं, तो राहुल गांधी को तो बात ही नहीं करनी चाहिए इस विषय पर, क्योंकि शिवसेना से वहां पे गठबंधन है। इसके बावजूद कि शिवसेना से गठबंधन है और तमाम लोगों का यह ख्याल है कि इससे राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, राहुल गांधी जिस सत्य पथ पर चल रहे हैं, जिस तपस्या राजनीति को एक तपस्या में तब्दील कर रहे हैं, वो इस सत्य को लगातार बोल रहे हैं। और ऐसा ये कोई, जब आप लोकतांत्रिक और चुनावी राजनीति और गठबंधन की राजनीति पे बात करते हैं, तो आपको पता होगा कई बार ऐसा हुआ है कि चाहे वो जनता पार्टी का दौर रहा हो 77 का, चाहे वो वीपी सिंह के समय रहा हो, साम्यवादी और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग एक साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाया उन्होंने। तो ये होता है। आपके राहुल गांधी, हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। बट राहुल गांधी सावरकर पर हमले करते हैं, लेकिन अभी हमने चिट्ठी दिखाई जिसमें मिसेज इंदिरा गांधी, जो राहुल गांधी की दादी हैं, उन्होंने कहा सावरकर वाज अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। यस, तो राहुल गांधी सही है या इंदिरा गांधी सही है? देखिए, आपको पहले संदर्भ भी बताना चाहिए कि उस समय उनका मेरा ख्याल है कि उनके जयंती से कोई संबंधित कार्यक्रम था जिसके लिए उनसे शुभकामना मांगी गई थी। उस समय सावरकर कोई इशू नहीं थे, और मैं तो कह रहा हूं कि 1909 के पहले वाले जो सावरकर है, वो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत महान सपूत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने उस संदर्भ में हो सकता है कि वो एक शुभकामना किसी कार्यक्रम के संबंध में प्रेषित की हो, लेकिन जहां तक वैचारिक बात है, तो जितना भी इंदिरा गांधी ने संघर्ष किया है उस समय बहुत स्पष्ट थी कि आरएसएस और जो इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं, इस देश के लिए खतरा है। इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया आप जानते हैं। सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था और उन्होंने भी कम उस पर एक्शन नहीं लिए थे। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। इससे विचार सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।